नमस्कार दोस्तों, रायचंद इंडस्ट्री तुम रुको मैं उठा देता हूँ। रोहन ये बोलकर नीचे से फाइल उठाने लगता है। ये रायचंद इंडस्ट्रीज है, मतलब ऋषभ जी की कंपनी है। अगर ऋषभ जी से हमारे आमने सामने हो आ गए तो फिर हम उनके सामने आ गए तो, लेकिन हम उतना क्यों घबरा रहे हैं? हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। हम यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आए हैं और उसी पर ही ध्यान देंगे। बानी अपने मन में ऋषभ से सामना करने की जद्दोजहद कर रही थी। बानी सोच तो लेती है कि वो ऋषभ से कोई मतलब नहीं रखेगी या उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगी, लेकिन वो जानती थी कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। बानी बानी रोहन उसे आवाज़ देता है, पर बानी तो अपनी सोच में गुम थी। हाँ हाँ, बानी ने कहा। रोहन की आवाज़ देने पर बानी अपनी सोच से बाहर आती है। कहाँ खो गई हो? कब से तुम्हें आवाज़ लगा रहा हूँ, तुम ठीक तो हो ना? रोहन उस फाइल देते हुए कहता है। हाँ मैं ठीक हूँ, कहीं नहीं, बस वो प्रेजेंटेशन के बारे में सोच रही थी, बानी ने अपने आप को ठीक दिखाते हुए कहा। वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी मीटिंग रूम में दरवाज़ा खुलता है। आवाज़ सुनकर बानी और रोहन दोनों सामने की ओर देखते हैं। सामने से एक रौबदार ऑरा लिए ऋषभ अंदर आ रहा था और उसके पीछे नितिन। बानी जब ऋषभ को आता हुआ देखती है तो घबराकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लगता है और शरीर कांपने लगता है। उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। वो एक बार भी ऋषभ की तरफ नहीं देखती, या कहे बानी जानबूझकर ऋषभ की तरफ देखना नहीं चाहती थी। वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी, तो वही ऋषभ की नज़रें सिर्फ बानी पर थी। वो बानी की एक एक हरकत को नोटिस कर रहा था। जब वो बानी को दूसरी तरफ देखते हुए देखता है तो उसकी इस बचकानी हरकत पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। आज इतने दिनों के बाद बानी को इतने करीब से देख रहा था। ऋषभ को बानी पहले से ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऋषभ मीटिंग टेबल के पास आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। ऋषभ का इस वक्त भी पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बानी पर था। बानी ये अच्छे से महसूस कर पा रही थी कि ऋषभ की नज़रें सिर्फ उस पर ही हैं। गुड मॉर्निंग सर, रोहन अपनी जगह पर खड़े होते हुए ऋषभ को कहता है। आवाज़ सुनकर ऋषभ जैसे ही रोहन की तरफ देखता है तो उसे कुछ देर पहले बानी और ऋषभ का साथ बाइक पर बैठना और हंसकर बात कर याद आता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो रोहन की बात अनसुनी कर देता है। रोहन को बहुत अजीब लगता है। सर, ये सहगल ग्रुप से बानी मिश्रा और रोहन सिंह हैं। आज जो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं वो बानी जी देंगी। नितिन उन दोनों के बारे में ऋषभ को बताता है। नितिन, जो बानी को पहले से ही जानता था कि वो उसके सर की वाइफ है। बानी अपने चेयर से उठकर प्रोजेक्टर के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं और अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर देती हैं। ऋषभ का ध्यान सिर्फ बानी के चेहरे पर था। वो प्रेजेंटेशन देते हुए समय बानी के चेहरे को आने जाने वाले भावों को देख रहा था। बानी की आंखें कभी बड़ी हो जाती, कभी नॉर्मल। उसके गुलाबी होठ जो उसके बोलने बार बार हिल रहे थे, ऋषभ को अपनी तरफ आने के लिए बेकरार कर रहे थे। ऋषभ की नज़रों की तपिश बानी अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी, लेकिन वो ऋषभ की ओर नहीं देखती। ऋषभ पूरी तरह से बानी के चेहरे में खो चुका है। उसे पता ही नहीं चला कि बानी प्रेजेंटेशन कब की ख़त्म कर चुकी है। सब ऋषभ की तरफ देख रहे थे और उसके बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। सर, नितिन पास आकर ऋषभ से कहता है, जिससे ऋषभ वापस अपने होश में आता है। वेल डन, मानना होगा मिस सहगल के पास कितना वेल टैलेंटेड फैशन डिज़ाइनर है। हमें आपके साथ काम करके खुशी होगी मिस बानी मिश्रा। ऋषभ ये सब सिर्फ बानी की ओर देखकर कहता है। ऋषभ एक बार नितिन को देखता है। नितिन समझ जाता है कि उसे क्या करना है। सर, आप मेरे साथ चलिए, आपसे कुछ पेपर्स के बारे में डिस्कशन करना है। रोहन पास जाकर नितिन से कहता है। बानी चलो, रोहन ने कहा। सर आप चलिए, मैम यहाँ का काम करके बाहर आ जाएंगी, नितिन जल्दी से बोलता है। बानी आंखों से रोहन को जाने के लिए इशारा करती है और रोहन अपना बैग लेकर नितिन के साथ चला जाता है। अब मीटिंग रूम में से बानी और ऋषभ थे। बानी बिना ऋषभ की तरफ देखे अपनी फाइल्स और सामान अपने बैग में रखने लगती है, क्योंकि वो एक मिनट भी वहाँ नहीं रुकना चाहती थी। ऋषभ को बहुत बुरा लग रहा था जब वो वहाँ आया था। बानी ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। बानी, एक बार हमारी तरफ देख तो लीजिए, कब से आपकी नज़रों के लिए तरस रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं आपके ऐसा करने की वजह भी हम ही हैं, ऋषभ अपने में कहता है। बानी, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऋषभ उसके पास आते हुए कहता है। उसके ऐसा बोलने से एक पल के लिए काम करते हुए बानी के हाथ रुक जाते हैं। आपने ऐसा किया ही क्या है? बानी वापस अपना काम करते हुए कहती है। बानी, आप ऐसे बात क्यों कर रही हैं? आपने एक बार भी मेरी तरफ देखा तक नहीं है, ऋषभ कहता है। माफ़ कीजिएगा सर, क्या हम आपको पर्सनली जानते हैं? बानी ने कहा। ऋषभ उसकी ये बातें सुनकर हैरान रह जाता है। बानी उससे बिल्कुल अजनबियों की तरह बातें कर रही थी, जैसे कि वो उसे बिल्कुल नहीं जानती थी।
क्योंकि इस सब में बानी एक बार भी ऋषभ की तरफ नहीं देखती। बानी वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही उस रूम का दरवाज़ा खोलने वाली होती है, ऋषभ पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और बानी चौंक जाती है। ऋषभ आगे आकर दरवाजे को बंद करता है और बानी को दरवाजे से लगाकर खड़ा कर देता है। खुद बानी के दोनों तरफ अपने हाथ लगाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। ये सब इतनी जल्दी में होता है कि बानी को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं, आपको होना भी चाहिए, लेकिन आप एक बार मेरी तो सुन लें, आप मेरी पत्नी हैं, ऋषभ उसके करीब आते हुए कहता है। ऋषभ बोलने के पर बानी उसकी पत्नी है। बानी अपनी नज़रें ऊपर कर ऋषभ की ओर देखती है। ऋषभ देखता है बानी की आंखों में आंसुओं से भरी हुई थीं, जिसे देखकर उसके दिल में बहुत दर्द होता है। पत्नी? कौन सी पत्नी और किसकी पत्नी? आप ये सब क्या बोल रहे हैं? मैं आपको नहीं जानती। शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मिस्टर रायचंद, आप हमारे पति नहीं हैं, क्योंकि हमारे पति ने हमें 8 महीने पहले ही तलाक दे दिया था। उन्होंने हमसे शादी करने के बाद हमें हमारी शादी की रात किसी और को सौंप दिया। बानी गुस्से से उसके हाथ हटाकर बोलती है। उसकी बातें सुनकर ऋषभ को ऐसा लग रहा था जैसे उसके अपने दिल में कोई खंजर उतार रहा हो। बानी की कही गई सारी बातें उसे कड़वे जहर की तरह लग रही थीं। बानी, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए, ऋषभ नम आंखों से बोलता है। सर, मुझे अब चलना चाहिए, रोहन बाहर हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। बानी यह कहकर वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही बानी जाने के लिए मुड़ती है, तभी ऋषभ उसे कंधों से पकड़कर दोबारा दरवाजे से लगा लेता है और बानी के होठों को अपने होठों से मिला देता है। ये सब इतना अचानक हुआ कि बानी एकदम से शॉक्ड हो जाती है। बानी का दिमाग बिल्कुल थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसे ऋषभ से ऐसा कुछ करने की उम्मीद नहीं थी। बानी के मुंह से रोहन का नाम सुनते ही ऋषभ गुस्से में अपना कंट्रोल खो देता है। ऋषभ के हाथ बानी के कंधों से होते हुए बानी की कमर तक आ जाते हैं और ऋषभ की पकड़ उसकी कमर पर कस जाती है। बानी अपने हाथों से ऋषभ को पीछे की ओर धक्का देने लगती है, लेकिन ऋषभ अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। ऋषभ अब बानी के होठों पूरी तरह से खो चुका है। वो बानी को पैशनेटली किस करने लगता है। बानी लगातार अपने आप को उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऋषभ की पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी अचानक से ऋषभ का मोबाइल रिंग करता है, जिसे सुनने के बाद ऋषभ अपने होश में आता है। वो एक बार फिर से बानी को तकलीफ़ दे रहा था। वो बानी को छोड़ देता है, पर इससे दूर नहीं होता। ऋषभ देखता है कि बानी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। बानी के मुँह से किसी और लड़के का नाम सुनकर वो गुस्से में पागल हो गया था। बानी, आप सिर्फ मेरी हैं, मैं आपके मुंह से किसी और का नाम नहीं सुन सकता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ऋषभ अपना सिर बानी के सर से लगाते हुए कहता है, लेकिन तभी बानी उसे धक्का देकर खुद से दूर कर देती है। किस हक से आप हमारे इतने करीब आए? किसने आपको यह अधिकार दिया? आप हमसे दूर रहिए, बानी रोते हुए कहती है और दरवाज़ा खोलकर वहाँ से भागते हुए चली जाती है। मैं जानता था बानी, आपको मनाना इतना आसान नहीं होगा। आखिरकार आप ऋषभ रायचंद की बीवी हैं, आप पर गुस्सा सूट करता है, लेकिन आज के बाद आपको मेरे अधिकारों के बारे में भी पता चल जाएगा। आप सिर्फ मेरी हैं और आप सिर्फ मेरा ही हक है। तो मिस बानी मिश्रा, आप तैयार हो जाइए मिसेस बानी रायचंद ऋषभ बनने के लिए। ऋषभ मुस्कुराकर मन में बोलता है। बानी भागते हुए बाहर आती है और वो एक ऑटो रुकवाकर उसमें बैठकर अपने घर चली जाती है और रोहन उसे भागते हुए देखता है। रोहन पीछे से बानी को आवाज़ भी देता है, पर बानी तब तक जा चुकी थी। बानी का घर। बानी घर पहुंचते ही वहां का भागकर वॉशरूम में जाती है। शॉवर चलाकर उसके नीचे बैठकर बेतहाशा रोने लगती है। क्यों किस्मत ने फिर आपको हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया? क्यों महादेव, आप क्यों उन्हें वापस हमारे सामने लाए हैं? कितना आसान है आपके लिए एक सॉरी बोलकर सब कुछ भूल जाना ऋषभ जी, लेकिन आपके दिए जख्मों को हम कभी नहीं भूल सकते। नहीं बानी, तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना, हम तो कमज़ोर पड़ेंगे और आपके सामने बिल्कुल भी नहीं। बानी अपने मन ही मन में तय करती है। ऋषभ का बानी के करीब जाना। कुछ देर बाद कपड़े बदलकर बानी बाथरूम से बाहर आती है तो ऋषभ के बारे में दिशा को बताने के लिए अपना फ़ोन उठाकर दिशा का नंबर डायल करने लगती है, लेकिन बानी रुक जाती है। नहीं, हम अपनी परेशानी के लिए दिशा को क्यों परेशान करें? इतनी मुश्किल से वो हमारी परेशानियों को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ी है। उसकी सगाई हो गई है, हमारी परेशानी को सुनकर सब कुछ छोड़कर हमारे पास आ जाएगी। हम दिशा को परेशान नहीं करेंगे। अब जो होगा उसका सामना हम खुद ही करेंगे। हम ऋषभ जी को अपने दिल और दिमाग पर हावी नहीं होने देंगे। हम ये जॉब ही नहीं करेंगे, आज ही इस जॉब से रिजाइन कर देंगे।
बानी अपने मन ही मन में फैसला करती है और बानी अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। सहगल ग्रुप: बानी, हम इस प्रोजेक्ट के पीछे नहीं हट सकते। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऑफ़र है। मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए रायचंद इंडस्ट्रीज़ के साथ बॉन्ड साइन किया है। अगर मैं बीच में इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींचता हूँ तो मैं और मेरी कंपनी, मेरी बुटीक सब बर्बाद हो जाएगा। मिस्टर सहगल परेशान से बोलते हैं। लेकिन सर, ये नहीं हो सकता, तो आप हमारी जगह किसी और को रायचंद इंडस्ट्रीज भेज दें, बानी ने सुझाव देते हुए कहा। बानी, मैं चाहता तो तुम्हारी जगह किसी और को भेज देता, पर ऋषभ रायचंद को तुम्हारे ही डिजाइन पसंद आए हैं। उन्हें सिर्फ तुमसे ही अपनी कंपनी में डिजाइन्स बनवाने हैं। अब सिर्फ फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो मुझे बर्बाद कर सकती हो या फिर इस कंपनी को बचा भी सकती हो। मिस्टर सहगल ये बोलकर अपने केबिन से चले जाते हैं। क्या करें हम महादेव। एक तरफ सहगल सर और ये कंपनी है। इस कंपनी ने हमारी उस समय मदद की जब हम बिल्कुल ज़िंदगी से हार चुके थे, और दूसरी तरफ ऋषभ जी हैं जिन्होंने हमें जानबूझकर अपनी कंपनी में रखा है। अगर हमने इस जॉब से मना कर दिया तो भी इस कंपनी को बर्बाद करने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। महादेव, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बानी अपने मन में दुखी होते हुए कहती है। ऋषभ अपने केबिन में बैठे हुए बानी के बारे में सोच रहा था। वो अपना फ़ोन उठाते हुए किसी को फ़ोन लगाता है। आज शाम तक वो पेपर्स मेरे पास होने चाहिए, ये बोलकर वो फ़ोन रख देता है। बानी, बस कुछ दिन और फिर आप हमेशा के लिए मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ और मेरे पास होंगी। फिर मैं आपको खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। ये बोलते वक्त ऋषभ उस समय के बारे में सोचता है जब उसने बानी को किस किया था। सर, बानी मैम इस कंपनी में काम करने के लिए मना कर रही हैं। अभी अभी मिस्टर सहगल का फ़ोन करके बताया है। नितिन केबिन के अंदर आकर ऋषभ से बोलता है। ओके, ऋषभ हल्की मुस्कान के साथ बोलता है। नितिन चौंककर ऋषभ को देखता है कि इस बात को सुनकर कभी सर मुस्कुरा रहे हैं। नितिन अपना सिर खुजलाते हुए केबिन से बाहर चला जाता है। मुझे पता था बानी, आप ऐसा ही कुछ करेंगी, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा करने से आप मुझसे दूर चली जाएंगी? तो आप गलत सोच रही हैं। आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं मेरी आंखों के सामने रहेंगी। ऋषभ मुस्कुराते हुए अपने मन में बोलता है। रात का वक्त बानी का घर। बानी सहगल ग्रुप कंपनी से वापस अपने घर आ जाती है। वो घर के अंदर आते ही परेशान सी सीधा सोफे पर बैठ जाती है। अभी कुछ ही देर हुई थी, उसके घर की डोरबेल बजती है। बानी उठकर दरवाज़ा खोलती है। अपने सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आप, बानी हैरानी से बोलती है। उसके सामने दरवाजे पर मुस्कुराता हुआ ऋषभ खड़ा था। अरे धर्मपत्नी जी, बाहर ही खड़ी रखेंगी या अपने पति को अंदर भी आने देंगी? ऋषभ उसे देखकर बोलता है। आप हमारे पति नहीं हैं और हम आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप यहाँ से जाइए। ये कहकर बानी दरवाज़ा बंद करने लगती है, लेकिन ऋषभ दरवाज़ा को अंदर की ओर पुश करते हुए खुद अंदर आ जाता है और वह दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। ये क्या हरकत है ऋषभ जी? हमने कहा ना, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। बानी उसे इस तरह से घर के अंदर आने से झुंझला जाती है। पर मुझे अपनी बीवी से बात करनी है। ऋषभ ये बोलते हुए एक एक कदम करके बानी की ओर आने लगता है। बानी उसे अपनी ओर आते देख पीछे होने लगती है। अचानक ऋषभ आगे आकर बानी को कमर में हाथ डालते हुए उसे अपनी ओर खींच लेता है और बानी उसके सीने से आ लगती है। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। ऋषभ की एक के बाद एक नई हरकतें देखकर बानी सदमे में चली जाती है। बानी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा। ऋषभ उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहता है और उसके माथे को चूम लेता है। बानी को उसके छूने से एक सुकून, आराम और अच्छा महसूस होता है, लेकिन उसका दिमाग वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप हमसे दूर रहिए, आपको हमारे पास आने का कोई हक नहीं है, और किस हक से आप बार बार हमारे पास आ जाते हैं? बानी उसे दूर होते हुए कहती है। ऋषभ को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आने लगता है। आपको हमारे अधिकार और हक के बारे में जानना है? रुकिए, हम आपको अपना हक और अधिकार दिखाते हैं। यह कहकर बानी हाथ पकड़कर उसके हाथ पर कुछ पेपर्स रख देता है। उन पेपर्स को देखकर बानी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो बोलने वाली होती है। ये हम दोनों की शादी का मैरिज सर्टिफिकेट है। इसके हिसाब से हम अभी पति पत्नी हैं। अब आप ये जानना चाहती हैं कि ये कैसे हुआ जबकि हमारा डिवोर्स हो चुका है? ऋषभ उसकी हैरानी और सवालों भांपते हुए पूछता है। आपको याद है जिस दिन हमारी शादी थी, आपकी माँ ने आपसे कुछ पेपर्स पर साइन करवाए थे? वो हमारी शादी के पेपर्स थे। ऋषभ बोलता है तो बानी को याद आता है। सीमा जी ने उससे कुछ पेपर्स साइन करवाए थे जब वो तैयार होकर कमरे में बैठी थी। सीमा जी को भी नहीं पता था कि ऋषभ और बानी की शादी के पेपर से, वरना वो उन पर बानी के साइन नहीं कराती। उन्होंने नितिन को दिए हुए पेपर्स पर बानी के साइन करा लिए। और ये रही हमारे डिवोर्स के पेपर, जिस पर सिर्फ आपके साइन हैं, मेरे नहीं। इस पर सिर्फ आपने साइन किए थे। मैं तो इस हिसाब से हमारा डिवोर्स नहीं हुआ बानी। ऋषभ उसे वो पेपर्स दिखाती है। बानी आकर टेबल पर से उन पेपर्स को उठाकर देखने लगती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अभी भी ऋषभ की पत्नी है।
तभी ऋषभ पीछे आकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसे छूने से बानी के शरीर में अंदर सिहरन सी होने लगती है। बानी पकड़ उस पेपर को कस कर लेती है। और ऋषभ जी, आप क्या कर रहे हैं? बानी कांपते हुए होठों से कहती है। बानी, आप सिर्फ मेरी हैं और आप सिर्फ मेरा हक है और यह हमारे रिश्ते का सबूत है, ऋषभ ये कहता है। ऋषभ धीरे से बानी के बालों को अपने हाथ से एक तरफ कर देता है और उसके गले में मंगलसूत्र पहना देता है और उसके गले पहने हुए मंगलसूत्र पर अपने होठ रख देता है। ऋषभ के होठों के एहसास से बानी की आंखें बंद हो जाती है। ऋषभ फिर से बानी के आगोश में खो जाता है। होठ से उसके होठ अब बानी की गर्दन फिसलते हुए बानी के कॉलर बोन तक पहुंच जाते हैं। बानी भी ऋषभ के एहसास में धीरे धीरे खोने लगती है। अचानक शादी की रात जो कुछ भी हुआ वो सब बानी की आंखों के सामने एक फिल्म की तरह घूमने लगता है। बानी अपनी आंखें तुरंत खोलती है। आपके इस पेपर्स को दिखाने से हम आपके दिए हुए जख्मों को नहीं भूल सकते ऋषभ जी। इस रिश्ते को हम कभी नहीं अपनाएंगे, कभी नहीं। बानी खुद को ऋषभ से दूर करते हुए बोलती है, जिससे ऋषभ होश में आता है। बानी, मैं जानता हूँ मुझे गलती हुई है, पर मुझे उसकी सज़ा भी मिल चुकी है। आपसे पूरे 8 महीने दूर रहा हूँ, जो मेरे लिए महीनों नहीं सालों के जैसे रहे हैं। और बानी, आपको मेरे पास वापस आना होगा, वो भी हमेशा के लिए। ऋषभ फिर बानी को अपने पास लाते हुए कहता है, हम इस शादी को नहीं मानते और ना ही हम इस मंगलसूत्र को पहनेंगे। बानी ये कहकर अपने हाथों से अपना मंगलसूत्र को फोड़ने लगती है। तभी ऋषभ उसके हाथों को रोक लेता है। ये गलती अब दोबारा भूलकर भी मत करना। अब से हमेशा आपकी मांग में सिंदूर और आपके गले में मंगलसूत्र रहना चाहिए, वरना। ऋषभ जानबूझकर आगे की बात अधूरी छोड़ देता है। वरना, बानी ने चौंकते हुए कहा। वरना मैं सबको बता दूंगा कि आप मेरी पत्नी हैं और मुझे इस रिश्ते को छुपाने रखने का कोई खास इरादा भी नहीं है। ऋषभ ये जानबूझकर बोलता है क्योंकि उसे पता था बानी ये कभी नहीं चाहेगी कि उनकी शादी की बात सबके सामने आए। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ना ही किसी को कुछ नहीं बताएंगे, बानी लगभग चिल्लाते हुए कहती है। और ऋषभ अपनी इस जीतने के अंदाज पर मुस्कुराता है। कल से आप ऑफिस आएंगी, वरना आपको मिस्टर सहगल ने जो कुछ भी मेरे बारे में बताया था वो करने में एक पल भी नहीं सोचूंगा। आगे आप खुद समझदार हैं। ऋषभ ये बोलकर बानी के गाल पर किस करता हुआ वहाँ से चला जाता है। बानी अपने गाल पर हाथ लगाकर सिर्फ दरवाजे को देखती रह जाती है और वो अपने गले में पहने मंगलसूत्र को अपने हाथ से छूकर देखती है। आज ऐसा पहली बार हुआ है कि हम ऋषभ जी के छूने से हमें एक अलग एहसास हुआ है। आज हमारा हम पर कोई कंट्रोल नहीं रहा और ऋषभ जी का छूना आज हमें ऐसा लगा जैसे वो हमारी रूह तक को छू गए हैं। बानी अपने मन में सोचती है, हमें ऑफिस जाना ही होगा, वरना सच में ऋषभ जी कुछ भी कर सकते हैं। हम उनसे दूर ही रहेंगे, सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे। जब हम उन्हें देखेंगे ही नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बानी खुद से कहती है। अब आगे की कहानी आपको अगले पार्ट में मिलेगी। तो दोस्तों, आपने हमारे पहले दूसरे पार्ट को बहुत सारा प्यार दिया था, तो आगे पार्टों को भी बहुत अच्छा प्यार दीजिएगा और हमारे पार्ट को फुल वॉच करिएगा। और कैसी लग रही है आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिर मिलेंगे आपको अपने अगले पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों।